हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे बढ़िया। अब देखिए, जैसे चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, अब आज के लेक्चर में हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम का माना जाता है, दैट्स द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हेन यू प्लेस अ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कैसा हो सकता है, उसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो बात है वो वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। एज वेल हमने वो भी पॉइंट डिस्कस किया कि अगर मान लो कोई चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन करता है तो उस पर लगने वाला जो वर्क डन होता है वो वर्क डन का वैल्यू 0 है। प्लस आज हम ऐसा भी देखेंगे कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है। वैसे F इक्वल टू Q V क्रॉस B पता है तो उसी से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव करेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे रिक्वायरमेंट ये बनता जाएगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है वो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, तो भी आप आगे का कंडीशन, आगे का जो पॉइंट है अच्छे से समझ। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सच में बहुत ही काम का टॉपिक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ओके, सो लेट्स बेटर फॉर यू। ओके, चलो, तो लास्ट टाइम का जो डिस्कशन था उसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, ताकि लास्ट टाइम जो पॉइंट था कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, आई थिंक मैंने वहाँ पे ये पॉइंट भी शायद समझाया था कि अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लो, q बाई टी ले लो, जिसको आप करंट कह दो, तो वहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला मिल सकता है जिसको आप कहता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके, तो लास्ट टाइम आई थिंक हमारा जो डिस्कशन था वहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे। यस, एनीवन टेल मी कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो? सर पार्ट 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आई थिंक 1 2 3 4 5 थे कि 1 2 3 4 थे? सर 4 ही थे। 4 तक था। 4 तक था। ओके ओके, चलो। यस, एनीवन हैविंग अ डाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, यस, सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट? फोर्थ में कोई डाउट? वैसे आप लोगों का माइक अनम्यूट है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि डाउट पूछ रहा हूँ और मैंने आप सबके माइक म्यूट कर दिए हुए हैं। सो यू कैन गिव योर ओपिनियन और डाउट एंड क्वेरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे वो 4 या 5 जो भी 4 क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल से सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और इसलिए वो मैंने आपको खुद को करने के लिए दिए थे ताकि उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है। ओके, आई थिंक हमारा ये क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक हमारा बाकी है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ जी, ठीक है। पर उससे मैं थोड़ा सा और आगे बात करूँ तो ये जो क्वेश्चन था वहाँ पे हमें आज वर्किंग भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके, अगर आपने पूरा का पूरा लिखा हो तो जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे उसको हमने जो समझा हुआ है और उसको थोड़ा सा और समझाते हैं। एक और चीज़ है कि जैसे सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें साइक्लोट्रॉन भी है। ओके, और ये जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है इट्स ऑफ कोर्स अबाउट द साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पे व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन, इसका हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, पर मैंने तभी भी कहा हुआ है कि साइक्लोट्रॉन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में शायद आए नहीं आए, अभी तो बोला है नहीं आएगा सीबीएसई में, गुजरात बोर्ड ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट आई इंसिस्ट कि वो जो भी पॉइंट्स है पहले हम समझ ले, एक बार हम प्रिपेयर कर ले, उसके बाद जब प्रिपरेशन आता है, फाइनल का टाइम आता है, तब अगर आप उसको निकाल देते हो तो यू फील मच बेटर। अभी कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो अभी तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चंस है सिलेबस के अंदर है वो सभी आपको करने चाहिए। साइक्लोट्रॉन का डिस्कशन था, वहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन, थियोरी एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन जो है उसको अब हम देखेंगे, और उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वैसे ये जो फॉर्मूला है वो छोटे छोटे एमसीक्यू में काम में बहुत अच्छी तरह से आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी काम का है। तो देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट दिया था, दिस वन इज आई कंसिडर एज अ साइड व्यू। अगर आप साइड में से देखोगे तो एक ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे एक साउथ पोल है, उसके बीच में दो डी शेप की डीज रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो डी शेप है उसमें से पास हो रहा है। अब होता क्या है तो कि वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को बेसिकली कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वहाँ से एक्सेलरेट करना है हमें।
एक्सेलरेट करना है मतलब उसकी स्पीड बढ़ानी है हमें। तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वो जो दो प्लेट है, जो डीज है, उसको यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कोई इसी सोर्स के साथ हमने उसको कनेक्ट किया है, जिसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब जो ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट कर रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कनेक्ट किया है, जिसको यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट या तो एसी आप ऐसा कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट उसी को कहा जाता है एक मोमेंट पे जो पॉजिटिव और एक मोमेंट पे जो नेगेटिव होता रहता है। मोमेंट का मतलब मेरा होता है वन साइकिल। अगर आपने देखा हो तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता ही है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे देखें तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक साइकिल। ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, नीचे वाला है उसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होता रहता है। तो अब यहाँ पे देखना ऐसा है कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो कोई एक डी शेप की ओर अट्रैक्ट हुआ। कब अट्रैक्ट हुआ? तो चार्ज पॉजिटिव है, उस मोमेंट पे मान लो कि वो वाला प्लेट नेगेटिव बना और बाजू वाला प्लेट पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपल और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल वहां पे गया। एंड व्हेन देयर इज अ चार्ज एंटर इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और ये हम लास्ट लेक्चर में, मतलब इसके ऊपर वाला जो पॉइंट था ना उसके अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि वो सर्कुलर पाथ देता है, जो मैंने यहाँ पे इसमें भी आपको दिखाया था 10 पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट कि जैसे चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब दो चीजों को अच्छी तरह से दिमाग में कंबाइन करना है आप लोगों को कि जैसे ही द मोमेंट व्हेन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर इन द डी व्हिच इज ऑलरेडी नेगेटिव पोटेंशियल, आफ्टर हाफ साइकिल वो जो प्लेट नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनेगा और जो डी नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब वहां से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वहां से इस साइड जाएगा। अब ये जो पूरा बोला ना, वही चीज यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया है, मैं भी यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला आइडिया। तो इस वाले आइडिया को जो ड्रॉ किया है वही का वही मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर वाली जो फिगर है उसको हम कहते हैं साइड व्यू, साइड में से देख रहे थे। ये जो सेकंड वाला फिगर है उसको हम कहते हैं टॉप व्यू। एग्जाम में अगर तो नहीं पूछा जाने वाला, पर अगर अभी कंफर्म नहीं है, पर अगर पूछा भी जाता है तो ये वाली फिगर मतलब ऊपर वाली फिगर ना ड्रॉ करे तो चलता है, आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच वी कंसीडर एज ए मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। वहां पे हमने एक ऐसा डी शेप डिस्क ले लिया, तो ऑफ कोर्स उसकी बाजू में दूसरा एक डी शेप का डिस्क ले लिया और दोनों डिस्क को यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको नाम दिया हुआ है HF ऑसिलेटर, का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम है यहाँ पे बताया है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये पूरा का पूरा जो है वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर आपने रखा हुआ है। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे होने वाला है कि अगर मान लो यहाँ से कोई एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एंटर हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मान लो ये पॉजिटिव प्लेट हो और मान लो उस मोमेंट पे नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस साइड अट्रैक्ट होगा, सर्कुलर पाथ कवर करेगा। जितने टाइम में वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा उसी मोमेंट पे पॉजिटिव प्लेट बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव प्लेट बिकम्स पॉजिटिव। मतलब ये फिर से क्या होगा, तो कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी इस साइड जाएगा, फिर से वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, फिर से वो इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, और ऐसे करते 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 हर मोमेंट पे उसका रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। ये जो फिगर है उसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे दिखाया है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक मोमेंट पे इसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, अगर ये यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट हुआ तो ये पॉजिटिव है, तो उस मोमेंट पे ये प्लेट नेगेटिव और ये प्लेट पॉजिटिव समझो। इसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, तो ये यहाँ से फिर से यहाँ जाएगा, फिर से जैसे वो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा फिर से उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा,
तो फिर से वो इस साइड आके फिर से वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा फिर से पोलैरिटी चेंज। तो पोलैरिटी कैसे चेंज होता था, तो कि वेव याद हो तो ओके, हर हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होता रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव बना, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव बना, फिर पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। तो इसके हिसाब से सर्कुलर पाथ पे फॉलो करता रहेगा। तो आइडिया ऐसा लेना था, जैसे 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 रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, ताकि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहता है। वो डिस्कशन हम कर चुके थे। अब बढ़ाते बढ़ाते स्पीड बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बताया है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ऐसा एक डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी वहां से जैसे वो चार्ज पहुंचेगा वहां से वो डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करके वो कहीं पे बाहर आएगा। जहाँ पे वो बाहर आएगा उसको हम कहते हैं कि हमने कोई टारगेट के ऊपर उसको क्या किया, कोई टारगेट के ऊपर हमने उसको हिट किया। ओके, मतलब हम यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो कंटिन्यूसली रेडियस बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ता गया, और एक बार वेलोसिटी बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि हमने किसी के ऊपर उसको बॉम्बार्ड करवाया। ये जो पूरा मैंने बोला ना उसको अच्छी तरह से दिमाग में रिवाइज करना। जो फिगर दिख रही है तो फिगर के अंदर देखो क्या क्या है, तो एक ऑसिलेटर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, 2 डीज है, एक वैक्यूम चैम्बर है, और एक सोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और एक टारगेट है। अब इन्हीं सभी को अच्छे लैंग्वेज में लिखो तो वो उसका फिगर का एक्सप्लेनेशन या तो उसका वर्किंग हो गया। जो अभी मैंने बोला कि क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता होगा, ऐसे ऑसिलेटर में पॉजिटिव एक नेगेटिव होता होगा। तो जब नेगेटिव होता है तब चार्ज वहां अट्रैक्ट होगा और सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। आफ्टर कंप्लीट द हाफ सर्कल पॉजिटिव प्लेट बिकम्स नेगेटिव एंड नेगेटिव प्लेट बिकम्स पॉजिटिव, और उसके हिसाब से वहां पे ऐसा देखा जाएगा कि जैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता जाएगा, हर वक्त वो सर्कल 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 बढ़ाता जाएगा। अब ये अगर समझा तो नीचे का जो एक्सप्लेनेशन हो आप लर्न कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हेलो? यस सर। ओके फाइन। ओके, देखो यहाँ पे सब कुछ इतना क्लियर, सब कुछ समझाने के बाद भी काफी सारे लोगों को कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आती। जैसे कि आपको ऐसा बताया जाता है कि ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है कि आपको इस बोर्ड में या तो उस बोर्ड में एज इट इज लिखना चाहिए, या तो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब क्या परफेक्ट होना चाहिए? तो क्या परफेक्ट मतलब यहाँ पे जो लेबलिंग किया है वो लेबलिंग थोड़ा सही तरीके से करो। परफेक्ट मतलब क्या, तो कि आप एग्जाम लिख रहे हो तो फिगर पेंसिल से ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को ज़्यादा से नहीं पर एटलीस्ट मिनिमम वे में तो कवर करो। अब जैसे ही यहाँ पे ऐसा लिखा है एज शोन इन फिगर, तो आप वहाँ से इसलिए स्टार्ट करो ताकि हमारा क्वेश्चन फिगर बेस्ड है। और जब भी कोई क्वेश्चन फिगर बेस्ड होता है तो अपना आइडिया क्लियर होता है कि पहला स्टेटमेंट का पहला लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, एज शोन इन फिगर। अब लिख रहे हो ना एज शोन इन फिगर, तो आप भी खुद तो फिगर देख सकते हो। और जब भी ये स्टेटमेंट लिखते हो ऑलवेज मेक अ फिगर फर्स्ट एंड देन आफ्टर स्टार्ट राइटिंग। काफी बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ऊपर लिख रहे हैं एज शोन इन फिगर और फिगर नीचे आ रहा है। तो ऐसा मत करिए, ताकि फिगर आपके सामने है तो आपको परफेक्ट पता चलेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट वहां पे कवर करने हैं। तो देखो, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स और द मेन पार्ट्स, क्या क्या होना चाहिए। तो कि मेन पार्ट्स में consist of a two small hollow metallic half cylinders D1 and D2 called Ds as they are in the shape of a D। सभी आप कह सकते हो we need 2 Ds D1 and D2, खत्म हो गई बात। small hollow metallic half cylinder, it's okay, relax, we need 2 Ds which is hollow from inside, खत्म हो गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट, they are mounted inside vacuum। ओके, तो वैक्यूम चैम्बर ऐसा आप कह सकते हैं यहाँ पे। They are mounted inside a vacuum chamber between the poles of a powerful electromagnet। ओके, ये लाइन अच्छी रहे तो रखने का। वैसे कहाँ पे रखा गया है, तो कि कहाँ पे माउंट किया, तो वी जस्ट माउंट इन द एक्सटर्नल दैट वैक्यूम चैम्बर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ऐसा ना लिखो तो भी चलता है।
Okay, it is just mounted inside a vacuum chamber. That's it. Point खत्म हो गया. The Ds are connected to the source of high frequency alternating voltage of a few hundred kilowatts. इसको भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. It's the 2Ds connected with few hundred kilowatt high frequency oscillator. लिखा वही का वही है. तो क्या few hundred kilowatts वर्ड आ गया तो क्या हाँ आ गया. हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड आ गया तो क्या हाँ आ गया. किसको कनेक्ट करना था तो डीज को कनेक्ट करना था. The Ds are connected to the source of high frequency alternating voltage of few hundred kilowatts. ये एक तरीका बताया कि आप ऐसा लिखो. If you feel that कि नहीं यार उसमें मुझे नहीं मजा आया तो you can also write that. Okay, that 2Ds are connected with that few hundred kilowatts high frequency oscillator. वर्ड इधर उधर हो गए पर मतलब उसका सेम होना चाहिए. और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ऑलमोस्ट हर एक थ्योरी में चलता है. बट सम स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन देयर माइंड कि नहीं आमाम आप्યું તો એક્ઝેક્ટ આમ જ હોવું જોઈએ. આવું કોઈ દી ક્યારે પોસિબલ ના થાય. So just throw from it. ओके, फिजिक्स में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता है. बाकी सब्जेक्ट का मेरे को नहीं पता है. ओके, वहाँ पे इंपॉर्टेंस होता होगा. हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना आइडिया होता है तो उसके आइडिया से काम करो. जैसा काम फिजिक्स में होता है वैसा दूसरे सब्जेक्ट में मत करो. दूसरे में होता है वैसा फिजिक्स में मत करो. तो आपका काम आसान है. अब जैसे जैसे घूमेगा हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज हम देते जाएंगे देन व्हाट विल हैपन. द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज टू बी एक्सेलरेटेड. यानी पर्पस भी अपना क्या था, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का. उसको एक्सेलरेट कर दिया. is injected into the Ds near their center in a plane perpendicular to the magnetic field. मतलब आपने कोई एक चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट किया, प्रोजेक्ट किया. ओके, and after that what will happen, that charge particle that's moving in that between two Ds, that particles are pulled out of the Ds by a deflecting plate and which is negatively charged through a window W. अब ऐसा डिटेलिंग की बजाय आप ऐसा कह सकते हैं, we can also use positively charged plate as a reflecting plate which that pull out that accelerated charge particle. So you can use our own language. ओके, जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके पीछे हमारे पास एक और रीजन है. क्या? क्योंकि मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में है, 4 मार्क का नहीं हो सकता, 3 मार्क का है. 4 मार्क का होगा तो उसमें पूछा होगा ड्रॉ फिगर, राइट प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन. तो दिख रहा है कितने, तो 4 पॉइंट दिख रहा है. तो हर एक पॉइंट ले लो. फिगर ड्रॉ कर दिया, 1 मार्क उसका. प्रिंसिपल लिख दिया, 1 मार्क उसका. वर्किंग का 1 मार्क, वर्किंग का ही 1 मार्क है. तो 1 मार्क के लिए बेसिकली कितने पॉइंट होने चाहिए? तो टेक्निकल तो 2 ही पॉइंट होने चाहिए. अब यहाँ पे टोटल 6 दिख रहे हैं आप लोगों को. सो यूज अ लिटिल लॉजिक. यहाँ पे वर्किंग का मतलब फिगर का एक्सप्लेनेशन, वो आपका वर्किंग होता है. और हर क्वेश्चन के पीछे अपना अपना लॉजिक होता है, उसको समझ लो, आपका काम आसान है. अगर आप लेक्चर सही तरीके से सुन रहे हो तो ये पता चलेगा. और सब कुछ बताने के बाद हर एक को ये सब कुछ पता चले वो जरूरी नहीं है. बिकॉज योर माइंड, ओके, आप हर एक सब्जेक्ट को एक जैसा ही ट्रीट करते हो. जब तक उसमें आप चेंज नहीं लाओगे तब तक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा हर एक चीजों को सही ढंग से समझने के लिए. चलो, then after the charged particles are paid out to the Ds by deflecting plate, that's okay. The whole device is in a high vacuum so that the air molecules may not collide with the charged particles. मेरे हिसाब से पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि आप आगे ही कह चुके हैं कि ये माउंट किया गया है वैक्यूम चैम्बर के अंदर. बट इट इज यूज्ड फॉर योर नॉलेज कि हाँ यार वहाँ पे एक हाई प्रेशर वैक्यूम जो है क्रिएट किया हुआ है. इतना मोर देन इनफ. थियरी पोर्शन कर चुके हैं. इफ यू रिमेंबर इट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ से टाइम पीरियड, और वहीं से आपको एफसी बोले तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, दोनों ही कह सकते हैं. देन आफ्टर दिस वर्किंग अगेन ऊपर जो बताया है वही का वही यहाँ पे बताना है, थोड़ी अलग वे. 2 Ds है, एक चार्ज पार्टिकल है,
चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंटिन्यूस करता जाएगा, कंटिन्यूसली उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, एक हाई वेलोसिटी अचीव करने के बाद एक डिफ्लेक्टर उसको डिफ्लेक्ट करेगा और वो चार्ज पार्टिकल कोई टारगेट के ऊपर हिट करेगा। दैट्स इट। तो देखिए, suppose a positive ion, say a proton, enters the gap between the two Ds and finds D1 to be negative। यानी यहाँ पे हमने मोमेंटली मान लिया कि D1 जो है वो नेगेटिव है, तो D2 जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। इट गेट्स एक्साइटेड टुवर्ड्स द D1। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। आफ्टर हाफ साइकिल, as it enters in the D1, it does not experience any electric field and due to shading effect of the metallic D। अब ये shading effect वर्ड आपको फर्स्ट चैप्टर से पता हो तो ज्यादा काम का है, नहीं पता है तो इट्स ओके, उस वर्ड को स्किप कर दो जो अपने को नहीं समझ में आता है। ओके, यस, एनीवन लाइक टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय शेडिंग इफेक्ट? शेडिंग इफेक्ट का क्या मतलब करेंगे आप? इफ यू रिमेंबर द वर्ड शेडिंग, चैप्टर 1 अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर भी आता था शेडिंग इफेक्ट। शेड करना मतलब उसको प्रोटेक्ट कर देना। ओके, वहां पे हमने ऐसा समझने का ट्राई किया था, दैट्स अबाउट द चार्जिंग। ओके, पॉजिटिव चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने एग्जांपल दिया था कि अगर लाइटनिंग होता है और उस टाइम पे अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो शील्ड हो जाना मतलब एक लेयर के अंदर हो जाना, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर हो जाना, वैसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द मेटालिक डी। अब मेटालिक डी हो चुका है, अंदर लिया हुआ है, तो चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं हो सकता है, वो सरफेस के अंदर रहेगा ताकि वहां से वो बाहर नहीं जा सकता है। दैट्स वी कॉल एज अ शील्डिंग इफेक्ट। नाउ a perpendicular magnetic field throws it into the circular path। ये भी हमें पता ही है कि जब आप कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, मतलब वो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करने वाला था, पर वो आधे सर्कल पे ही जैसे पहुंचा डीज की पोलरिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे लिखा है at the instant the both comes out of the D1 it finds D1 positive and D2 negative and it now gets excited towards D2। मतलब जो होगा प्लेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसको अट्रैक्ट होगा ताकि चार्ज पार्टिकल अपने आप में पॉजिटिव है। ओके, अगर D2 बना नेगेटिव तो वो उसकी ओर जाएगा, D1 बना नेगेटिव तो वो उसकी ओर जाएगा, और ऐसे करते 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 ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। It moves faster through D2, describing a larger semicircular than the before, and this process repeats. If the frequency of the applied voltage is kept exactly the same as the frequency of revolution of the proton, then every time the proton reaches the gap between the two Ds and the electric field is reversed। मतलब जो polarity था ना Ds का, D1 positive D2 negative, वो interchange हो जाएगा। And finally it acquires a very high frequency, मतलब वहां से गोल 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 घूमता ही जाएगा। And it is called the cyclotron's resonance condition। रेजोनेंस का एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ये कैप है, पेन का कैप है, उसके अंदर क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ है ही नहीं। वी कॉल इट्स एयर। ऐसा मैं करूंगा मतलब मैंने एयर ब्लो किया, ऐसा मैं कर रहा हूं तो कुछ आवाज आएगी, जैसे वो हवा सरसराती है ऐसी आवाज आती है। अगर मान लो हम यहाँ पे उसको एक प्रॉपर एंगल पे रखें और प्रॉपर तरीके से अगर एयर ब्लो करे तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, शायद आपके कानों में भी आवाज आई होगी। ओके, और घर बैठकर भी आप ऐसी ही आवाज अब घर बैठकर निकाल सकते हो। काफी लोगों क्लास में हो ना तो ये आवाज करने में ज्यादा मजा आता है, ताकि मैं क्लास में दिखाता हूँ तो हर कोई करना चाहता है। घर पे बैठे हो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, हर कोई अपने अपने पास ऐसा पेन का कैप लेकर, एंड आई इंसिस्ट कि एवरीवन डू दैट। ओके, हर कोई वो करेगा तो उसको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि क्लास में तो आप करने वाले होते हो, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तो क्यों ना घर पे भी ट्राई किया जाए।
तो ये जो आप करते हो इसको कहा जाता है रेजोनेंस। कैसे हुआ रेजोनेंस? रेजोनेंस आप पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में शायद, चैप्टर नंबर 15 और 14, वैसे वहाँ पे 15 में आता था वेव्स के अंदर। ओके, वहाँ पे जो एक फ्रीक्वेंसी आप दे रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी अगर उसके साथ मैच होता है तो उसको कहते हैं रेजोनेंस होना। अब यहाँ पे उसको ऐसा बताया गया है साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन मतलब क्या? द प्रोटॉन फॉलोज अ स्पाइरल पाथ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी वो चार्ज पार्टिकल देता है वही फ्रीक्वेंसी फील्ड ने भी अप्लाई किया, और जैसे उसको अप्लाई किया है उसका स्पीड धीरे 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 एक हाई लेवल पे चलता जाएगा, और उसका जितना भी डायमीटर है, पूरा का पूरा डायमीटर है, वो चार्ज पार्टिकल कवर करता जाएगा। और जैसे जैसे वो करते 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 हाई लेवल पे पहुंचेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने एयर ब्लो किया, एक साउंड आया, अब उसके बाद मैं कितना भी ज्यादा एयर ब्लो करूँ, उसके एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो साउंड ब्लो नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट एयर उसके कैप के अंदर था, परफेक्ट अमाउंट का एयर ही मैं वहाँ पे ब्लो कर सकता हूँ, तो वहाँ पे वो एक फिक्स अमाउंट का ही रेजोनेंस जो है वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। सो हियर इट्स अबाउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड आयंस, वो अगर आप देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो जितना यहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ से एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। इफ यू रिमेंबर इट, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि वो ऐसा स्पाइरल पाथ वो फॉलो करता जाए। अब जैसे ही हमने वहां पे देखा हुआ एक सिंपल सा पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल। इफ आई एम नाउ लुकिंग फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो पहला फंड आपका क्लियर, mv²/r = qv0b, उसमें से मैंने वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया। अब मेरे पास वेलोसिटी है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी आराम से मिल सकता है, where kinetic energy formula is half mv². So here kinetic energy half mv², half m as it is, velocity का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ले लो और एक mm कट करो, तो ये आपके लिए एक सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो बन सकता है। पर ये फॉर्मूला है उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ताकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द चार्जेस। Kinetic energy is directly proportional to square of the magnetic field. Kinetic energy is directly proportional to square of the radius. Kinetic energy is inversely proportional to mass of the particle. तो K is equals to Q² B² R²/2m, ये हमारे लिए बहुत ही काम का फॉर्मूला जो है वो बन सकता है। अब ये जो लिमिटेशंस है वो समझने का भी आपका एक लिमिटेशन है। अरे एक्सप्लेन, ये लिमिटेशन साइक्लोट्रॉन का है, पर ये लिमिटेशंस समझने का भी आपका एक लिमिटेशन है। उसके पीछे हमारे पास बहुत ही एक अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग रीजन है, बता देता हूँ क्या। बिकॉज एज यू जस्ट स्टार्ट टू रीड दैट लिमिटेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। यस, एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? एनी आइडिया अबाउट इट? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने? अभी तक नहीं पढ़ा सर। एग्जैक्टली। पर यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब ये लोग शायद ऐसा मानते हैं कि हम लोग तो पहले से आइंस्टाइन को इतना फॉलो कर रहे हैं कि बात ही मत पूछो, और आइंस्टाइन के बारे में तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग, पर हमें तो सिर्फ आइंस्टाइन का नाम ही पता है और उसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है, बस उतना ही पता है। ओके, उसने काफी कुछ दिया हुआ है, वो काफी कुछ का क्या काम है वो अपने को अभी शायद सबको नहीं पता है। सबको इतना जरूर पता है कि आइंस्टाइन, हाँ यार आइंस्टाइन, पर वो आइंस्टाइन क्यों आइंस्टाइन थे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? एनीवन नो दैट? उसको कभी नोबेल प्राइज मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। नहीं मिला था। नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरे क्वेश्चन पे मत जाओ, उसको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, मतलब यू ऑल आर एग्री विद दैट कि आइंस्टाइन ग्रेट फिजिसिस्ट थे, उतना अपने को पता है। उसका बहुत ज्यादा क्या कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स में उतना अपने को नहीं पता है। पर यहाँ पे जो लिमिटेशंस देते हैं उसके स्टेटमेंट तो ऐसे बनाया है जैसे तो हम छोटे से बड़े
ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते पढ़ते ही हुए हो। ओके, अपने को ना ये फॉर्मूला के बारे में ज़्यादा पता है, ना आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता है, फिर भी हमें ये लिमिटेशंस की स्टेटमेंट को याद रखना है। और उसके लिए मैं सिंपल सा बात कहूँगा कि ये जो लिमिटेशंस है वो आपकी भी लिमिटेशंस है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, जैसे इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, आप भी लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, ये फॉर्मूला आप दूसरी बार देख रहे हो। पहली बार आपने देखा था 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 के अंदर, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वहां पे तो वो ऐसा कहना चाहते थे एज पर द लॉ ऑफ होमोजिनिटी कि मास इक्वल टू, अगर मैं कोई क्वांटिटी लिख रहा हूं तो मास के इक्वल जो क्वांटिटी हो तो डेफिनेटली वो क्या होना चाहिए, मास ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मास के इक्वल तो मास बनी गया, तो डिनोमिनेटर है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और वो डायमेंशन लेस होने के लिए ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसा होता है। ऐसा एकदम पपलू टाइप का क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ा था, जिसका एक्चुअल में इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो आई इंसिस्ट कि इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखने का, नहीं अपने को सब समझना है, सब समझना चाहिए, पर हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है। आइंस्टाइन को जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो फिनोमेना को कवर करता हुआ भी एक चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है, एंड मे बी विथ सरप्राइज आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली के नाम बारे में सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। हैव यू हर्ड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक Yes, इफेक्ट sir. सुना है आप लोगों ने? हाँ, yes, sir. तो आई होप यू ऑल आर एग्री विद दैट कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया हुआ है। मतलब आपने पढ़ लिया है, फिजिक्स में भी नहीं बताया मैंने, पर केमिस्ट्री से एटलीस्ट यू नो द नेम, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, उसके जैसा कोई थ्योरी एग्जिस्ट करता है वो आप लोगों को पता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है, उस वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज वो दिया गया 1905 में, 1905 में। ओके, बट कहने का मतलब मेरा ऐसा था भाई कि फिजिक्स में हर एक चीजें समझना हर मोमेंट पे अपने बस की बात नहीं होती है, तो लिमिटेशंस है। वैसे ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क में भी पूछा है तो भी लिमिटेशंस के लिए इतने 1 2 3 4 5 इतने सभी स्टेप्स नहीं लिखने हैं। 1 या 2 लाइन बता दो, इट्स मोर देन इनफ। मुझे तो देना पड़ता है ताकि हो सकता है कि शायद किसी एक स्टूडेंट्स को रिलेटिविटी के बारे में ज्यादा पता हो, बिग बैंग के थियरी के बारे में ज्यादा पता हो, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए शायद दिया जाता है, बाकी ये समझने के लिए नहीं होता है। जैसे कि यूजेस, ये लिमिटेशंस, ओके, वो समझने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ याद रखने के लिए होता है। सो हियर द मेंशन as per that relativity the mass of particle increases with the increase its velocity. रीजन उसको मैं समझा सकता हूँ। देखिए, ये 1/v डिनोमिनेटर में है, जितना ये वैल्यू कम होगा उतना ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब जितना डिनोमिनेटर कम उतना ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। At high velocity the cyclotron frequency qb by 2 pi m will also decreases due to the increase in the mass। ताकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा तो मास कम हुआ, जैसे ही मास कम हुआ यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। So here they mention high velocity cyclotron frequency that will decreases, sorry मैंने कुछ गड़बड़ किया, increase with the increase its velocity। okay, ये पहला पॉइंट था, एक सेकेंड है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एम नॉट जो है उसको मैं बता दूं, उसको कहते हैं रेस्ट मास। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसा था कि अगर मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगा, ओके, वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ये मास बढ़ेगा ऐसा उसने कहा हुआ है। मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। कैसे बढ़ेगा उसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ। ये 1/v² बाई c² है, पर
पर ये जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ने वाला है। क्यों नहीं बढ़ने वाला है? ताकि उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो भले ये डिनोमिनेटर में है पर इसके तो ये न्यूमरेटर में है। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो डिनोमिनेटर में था तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट जितना हो जाएगा। उस बात को ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। अगर v और c इक्वल हो गए तो 1 माइनस वो भी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गए तो ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि c जो है वो तो फिक्स रहने वाला है। अब v धीरे 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 आप बढ़ाते जाओ, बढ़ते 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 वो c तक अगर मैं लेकर गया तो मास इनफाइनाइट है, पर ना तो मैं v को c तक ले जाने वाला हूँ, पर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि v धीरे 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 मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर v धीरे 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 बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मास इनफाइनाइट जितना नहीं पर धीरे धीरे कुछ 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 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ताकि यहाँ पे ये वेलोसिटी डिनोमिनेटर में था, ये वेलोसिटी इसके डिनोमिनेटर में था, पर ओवरऑल वैल्यू में तो न्यूमरेटर में था। सो एज वेलोसिटी इंक्रीज मास इंक्रीज। अब यहाँ पे ये मास डिनोमिनेटर में है तो मास इंक्रीज, so frequency decreases. Okay, and as the ions reach the gap between the Ds, the polarity of the Ds not reverse at that instant and the ions are not accelerated further. The above drawback is overcome either by increasing the magnetic field as in the synchrotron or by decreasing the frequency of alternating electric field as in the synchrocyclotron. ये पूरा का पूरा अपने को मस्त कंफ्यूज करता है, उसको एक सिंपल वे में मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या स्टेटमेंट याद रखनी चाहिए? एज पर थियरी ऑफ रिलेटिविटी मास इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मास इंक्रीजेस frequency decreases, but we need frequency remains constant. So if you want to overcome this problem, क्या करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दो, बात हो गई। अब यहाँ पे जो बताया जाता है, जैसा साइक्लोट्रॉन होता है वैसा ही होता है सिंक्रोट्रॉन। ओके, पर वो वैसे साइक्लोट्रॉन भी इस साल के लिए तो सिलेबस में नहीं है, पर एटलीस्ट आपको एज ए नॉलेज तो होना चाहिए। तो जैसा साइक्लोट्रॉन होता है वैसा ही एक सिंक्रोट्रॉन करके भी एक ऐसा होता है जिसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया है और बताया गया है। और बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज इन द सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देते थे ना, उसको अगर हम थोड़ा सा वेरी करें तो भी वो हमारे लिए काम का हो सकता है। वैसे एक ही पॉइंट के अंदर यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट आते थे, ताकि दूसरा पॉइंट कब आता है? इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्साइटेड इन साइक्लोट्रॉन। रीजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हल्का फुल्का सा है, हल्के फुल्के को आप बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि आपने एक प्लास्टिक का बॉल लिया और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर के हाथ में प्लास्टिक का बॉल दे दिया, वो कहीं से भी भागते हुए आएगा और कितनी भी एनर्जी के साथ डालेगा तो वहाँ पे अगर वो पिच है वहाँ पे ट्राई करेगा तो उस बॉल को वहाँ पहुँचाते पहुँचाते उसका दम निकल जाएगा। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, ताकि वो जितनी स्पीड से आ रहा है वहाँ पे अगर तेज़ हवा भी चल रही है तो उसका प्लास्टिक बॉल तो वहाँ पहुँच नहीं वाला है। कोई भी अच्छे से अच्छा बैट्समैन उस प्लास्टिक बॉल को अगर मान लो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भी हिट करेगा तो वो बाउंड्री तक वो बॉल जाएगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम रहती है, ताकि प्लास्टिक का बॉल वेट में कम होता है, लाइट वेट होता है। वही यहाँ पे रीज़न है, इलेक्ट्रॉन को हम यूज नहीं करते हैं उसका। न्यूट्रॉन्स बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैन नॉट बी एक्साइटेड इन द साइक्लोट्रॉन। तो ये पहला वाला पॉइंट है, उसको शॉर्ट करके याद रखिए, बाकी जो है उसको इजीली याद रखिए। इलेक्ट्रॉन नहीं यूज होगा, न्यूट्रॉन नहीं यूज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बात को करो खत्म और बढ़ो आगे। ओके, मेरे हिसाब से ऐसा आपको करना चाहिए। आफ्टर दिस यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो चारों के चारों यूजेस याद रखने के, उसमें से भी जो लाइन अच्छी लगे उसको रखने का, जो अच्छी ना लगे उसको आप निकाल सकते हो, ताकि आप शॉर्ट में भी उसके यूजेस याद रख सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स प्रोड्यूस साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड टू बॉम्बार्ड, मतलब पहले तो सिर्फ कहानी था, काम का क्या है? यूज्ड टू बॉम्बार्ड न्यूक्लिया एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन।
इसका यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स यूज टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ये भी काम का पॉइंट नहीं था। काम का पॉइंट क्या है? द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर्स, मतलब यहाँ से फास्ट न्यूट्रॉन्स मिल सकता है और वो यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम में आ सकता है। Used to implant ions into the solids and modify their properties or synthesis new material, मतलब एक ही मटेरियल से दूसरा मटेरियल बनाने में शायद इसका काम आता है। उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे हम ट्राई करें। सॉलिड्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना, अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ टाइम पहले कुछ अलग अलग टाइप के जो मूवीज आते थे ना, वहाँ पे जो हीरो या तो हीरोइन होती है उसके कपड़े अपने को ऐसा लगता है कि जैसे रेनकोट पहना हुआ है। ओके, बट इट्स नॉट अ रेनकोट, वो नॉर्मल ही फैब्रिक होता है, पर वो दिखता थोड़ा पार्टी टाइप का है, दिखता थोड़ा शाइनिंग टाइप का है, पर वो एक कपड़ा ही होता है। वैसे आजकल मार्केट में आप ज़्यादातर कपड़े अगर लेने जाते हो, स्पेशली जीन्स वगैरह है, तो वहाँ पे वो सेल करने के लिए ऐसा कहते हैं कि सर ये बहुत ही बढ़िया है, इट्स अ स्ट्रेचेबल मटेरियल, जिसको आप अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकते हो, छोड़ दो जैसा है वैसे का वैसा हो जाता है। पहले कपड़े ऐसे नहीं हुआ करते थे। अगर मान लो स्ट्रेचेबल है तो जस्ट थिंक अबाउट कि वो जो थ्रेड्स जिससे वो बना हुआ है, वो थ्रेड कैसा होगा? जनरली थ्रेड तो ऐसा स्ट्रेच होता नहीं है, वो तो टूट जाता है। तो ये जिससे बना हुआ है वो थ्रेड कैसा होगा? पर जनरली हम ऐसा सोचते नहीं है, बट आई एम जस्ट क्रिएट द पॉइंट कि ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको सोचने चाहिए। तो ये यहाँ पे आपकी हेल्प करता है कि अगर ऐसा कुछ आपको करना है, ऐसा कोई नई चीज़ें अप्लाई करनी है, कुछ नए मटेरियल्स बनाने हैं, तो वहाँ पे हमें चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत रहती है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की। And the fourth point, it is used to produce a radioactive isotopes which are used in the hospital for diagnosis and treatment. मतलब वैसे डायरेक्टली ये कैंसर ट्रीटमेंट में नहीं यूज होता है, पर कैंसर ट्रीटमेंट में जिसका यूज करते हैं उसके लिए एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए, और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आपको ये साइक्लोट्रॉन जो है वो देता है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। चलो, उसके बाद का जो ये पॉइंट है नंबर 18, वहां पे एक छोटा सा आइडिया हमें लगाना है। पहले उस आइडिया को हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं। Derive an expression for the force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field under what condition the force is zero and maximum। अब इसी बात को हम अपने तरीके से पहला समझिए। जैसे आपके पास फोर्स था F = QV क्रॉस B का फॉर्मूला था, मैं ये समझा चुका हूँ आप लोगों को। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम में कह दूं, Q/T स्केलर है दोनों की दोनों, तो मैं यहाँ पे इसको I/L क्रॉस B कह दूं, जो यहाँ पे F बन जाता है। अब इसी कंबाइंड वैल्यू को आप चाहो तो IL क्रॉस B ऐसा भी आप कह सकते हैं, ताकि I अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। पर जब ये पूरा IL बनता है तो उसको कहते हैं लेंथ एलिमेंट, ओके, या तो बेटर टू से करंट एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे IL क्रॉस B आता है, आई थिंक किसी को स्ट्राइक हो जाना चाहिए F के ऊपर वेक्टर, L के ऊपर वेक्टर, B के ऊपर वेक्टर, यानी F B I वाला फंडा यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एज वेल आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस को हटा दो, साइन थीटा ले लो, एंड व्हेन देयर इज अ साइन थीटा यू हैव अ क्लियर कट आंसर ऑफ दिस एंड दिस। Yes, anyone tell me in which case you will get the zero force? Yes, anyone? F = IL क्रॉस B है, तो किस केस में फोर्स का वैल्यू जीरो होगा? थीटा 0 थीटा 180। थीटा 0 थीटा 180, कॉमन सेंस की बात है यार। साइन 0 साइन 180 दोनों जीरो होते हैं। मैक्सिमम कब मिलेगा? 90 पे। अगर साइन 90 है, साइन 91 है, आपका फोर्स मैक्सिमम हो गया, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है बिल, ओके, यानी ILB जो है उसको मैं बिल कह देता हूँ, तो आपका मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है वो बन जाता है। और जैसे वो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला बन जाए तो आपको वहां से टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है, वो आपको जल्दी याद आ सकता है, या तो याद आना चाहिए। अब ये जो मैंने समझाया था, एवरीवन जस्ट ट्राई टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, वैसे यहाँ पे एक अलग तरीका दिया हुआ है,
सो प्लीज एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेफरेंस दिमाग में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये जो पॉइंट था उसको अब यहाँ पे एक अलग नजरिए से देखना है हमें, कुछ ऐसे कि यहाँ पे जो सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन बेस पे अगर मैं देखता हूँ, ओके, तो इसके अंदर जो आपको करना है, देखिए यहाँ पे फिगर के हिसाब से आपको चलना है। करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। So as the current flow in this direction and drift velocity of electron in the opposite direction, तो यहाँ पे force, magnetic field and motion, that's velocity, जो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि फोर्स x डायरेक्शन में ले लो, करंट y डायरेक्शन में ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कहीं पे भी रखो, पर तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, उतनी बात यहाँ पे तय है। ओके, वो एक आइडिया आपको लगाता रहना है। So here they explain a very simplest term. If a current in the y direction, there is a drift velocity in the opposite direction just because of negative charge electron. तो जो हमारे पास F का फॉर्मूला था, लॉरेंस फोर्स जिसको हम कहते थे, F is equal to Q V cross B, so that becomes minus E VD cross B. Where we consider VD, it means it's a drift velocity और magnetic field का cross product है. After that point, here we have to explain a very simplest point. If small is the number of free electrons, एक पूरा सिलेंडर समझ रहा है तो सिलेंडर का लेंथ L जितना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A जितना, लेंथ इनटू एरिया करो तो पूरा का पूरा आपको वॉल्यूम मिल जाता है। So here we consider if n is the number of free electrons per unit volume, तो टोटल नंबर कितना होता है? Okay, that small n multiply with the total volume n into A into L. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए टोटल उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो NaL है, उसको ये माइनस ई वी डी क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा करने से मैंने इस E को बाहर ले लिया और इस L को अंदर रख दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको चाहो तो थोड़ा और स्पीड में भी आप कह सकते थे कि अल्टीमेटली वो VD बाहर आ जाता, पर ध्यान रखना यहाँ पे उस बात का है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन था, अब वहाँ L के ऊपर वेक्टर का साइन कैसे आ गया, उस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है। ये जो डेड लाइन है वो काफी काम का है। इफ, वैसे ये कोई काम का नहीं है, इफ L रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, IL जो मैंने कहा था ना, दैट्स कॉल्ड एज अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट में जो करंट I है वो I जो है वो तो स्केलर है, बट दैट L वी कंसीडर एज ए वेक्टर एलिमेंट एंड दैट वेक्टर्स L। अब देखिएगा यहाँ पे कि करंट एलिमेंट ऐसे जा रहा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे जा रहा था, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे L और VD दैट विल हैव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो L और VD का जो मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस LVD है, अगर मैं VD की बजाय L के ऊपर वेक्टर का साइन करता हूँ तो ये माइनस की बजाय कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इतना अगर समझ में आ जाए तो आपका काम आसान है, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको सिंपल तरीके से याद भी रख सकते हो। तो ये हो गया ENAVD, यानी नावेद जैसा NEAVD भी कह लो, L आ गया और ये हो गया आपका करंट। वैसे मैंने जो अभी आपको बताया था वो शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका था। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V वेक्टर था तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर ही होता है, L बाई T, T स्केलर Q बाई T कर दो, I बाहर आ गया, बात खत्म हो गई। ओके, तो वहां पे आप कह सकते हो सीधी बात, नो बकवास, सिंपल सा काम आपका हो सकता है, पर यहाँ पे ये पॉइंट भी अपने को समझना पड़ता है। That is F is equal to IL cross B. You know it very well, थीटा 0 180 पे क्या, थीटा 90 पे क्या, वो आपको मैक्सिमम फोर्स देता है, वो भी आपको पता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो भी आपको पता है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, FBI रूल आपको पता है। तो ये वही का वही डिस्कशन है। अब ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, आई इंसिस्ट इसमें आप थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, या तो बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पर उसको लिखिएगा और उस क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पे समझाऊँ वैसा ही आप लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। वैसे यहाँ पे दिया उसमें कुछ गलत कुछ नहीं है, बट व्हाट आई फील
कि अगर हम उस तरीके से लिखेंगे तो अपने को परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि हम किसके ऊपर फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है किसके बीच में, बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर। चलो आप में से कोई बताएगा स्ट्रेट वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉट पैरेलल बट जो स्ट्रेट वायर हो, तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कोई डालना चाहेगा यहाँ पर? ओके, म्यू याद जीरो रहे, आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। it's for a straight wire, and if I consider if it's for infinitely long wire, देखो यहाँ पे म्यू डॉट डॉट जीरो आई डॉट, अपॉन 2 पाई ए, और म्यू 0/2 पाई ए में ए क्या है? ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट। वहां पे आप ऐसे कह सकते हो कि वो कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स अगर कोई एक आंसर देता है, या तो दूसरे के शायद माइक बिगड़े हुए होंगे, या तो उसने लिखा ही होगा, या तो वो शायद कहने वाले होते होंगे, बट आई इंसिस्ट कि वो सबको पता ही होना चाहिए। ओके, बार बार हम आपको ऐसा कहते रहते हैं कि अगर आपको पिछले जो लेक्चर्स में जो पढ़ा है वो नहीं याद है तो उसको जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि वो अगर याद नहीं है तो लॉस आप ही का है। ताकि ये तो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, आपको उसको साथ साथ पैरेलल है वो होते रहना है। और हम जो भी कह रहे हैं वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू नोटिस दैट कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, हर लेक्चर में इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से एक दो लेक्चर, एक दो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। पर अगर वो भी आप नहीं कर पाते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप एट दैट। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला है म्यू 0I अपॉन 2 पाई ए, या तो 2 पाई आर, या तो 2 पाई वाई, आर कहो, ए कहो, वाई कहो, मतलब ये है वायर से कोई एक पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, वो डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो पैरेलल वायर है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। चलो यहाँ पे ए और बी दो फिगर दिख रहे हैं, दोनों फिगर में कहाँ पे डिफरेंस है, नोटिसेबल डिफरेंस कोई बताएगा? सर डायरेक्शन किसका? करंट का। एग्जैक्टली, ताकि जो कुछ भी डिपेंडेंसी है वो तो करंट के ऊपर है। अगर कोई कहेगा कि सर देखो यहाँ पे B2 उल्टा है, F1 F उल्टा है, F2, पर वो तो फाइनल, या तो वो कंसिडर एज वो तो एंड रिजल्ट्स है। ये सब उल्टा आने का मेन ओरिजिन कौन है? तो कि वो ओरिजिन है करंट। यहाँ पे दो वायर है, इन दोनों में वायर में करंट पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये भी दो पैरेलल वायर है, पर यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हमने इतना समझा तो हमारा काम आसान है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो देखिए, यहाँ मेरे पास सबसे पहले मेरे पास I1 है और I2 है, एंड इन बोथ द केसेस आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन 1/2। ओके, वैसे मुझे ये तरीका अच्छा लगता है लिखने का, F12। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1/2। आई रिपीट, क्या होता है उसका मतलब? फोर्स ऑन 1/2, यानी किसने किसके ऊपर लगाया फोर्स? तो वन के ऊपर टू ने फोर्स लगाया। और ऐसा पढ़ चुके थे आई थिंक लॉज ऑफ मोशन 11th स्टैंडर्ड में। वैसे अभी तरोताज़ा पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 के अंदर, FAB, F12, F13। ओके, ऐसा हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। पर जब 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 पढ़ते हैं तब अपने को नया नया नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो अपने को आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे। नंबर एक, कि कोई वायर करंट कैरी करता हो, उसका लेंथ L हो, मैग्नेटिक फील्ड भी देने वाला हो,
तो फोर्स का अभी जस्ट तरोताज़ा देखा हुआ फॉर्मूला कौन सा है? क्योंकि वो फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। चलो ठीक है, गुड। अब याद रखने का तरीका, 1 2 हो तो करंट 1, मैग्नेटिक फील्ड 2 ऐसा कहो, ताकि एल का तो 1 2 ऐसा हो नहीं सकता, करंट का I1 I2 हो सकता है, B1 का B2 मीन्स B1 B2 ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना है। B2 का मतलब क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर। सेकंड वायर मतलब कौन? तो कि ये I2 जो करंट कैरी करता है वो। मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग वायर, तो उसके लिए क्या सोचना है? तो कि अभी हम यहाँ पे इस I1 को फिक्स करते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं IL, पर ये 1 होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अभी आपने फॉर्मूला बताया था, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, ताकि यहाँ पे डिस्टेंस R दिया हुआ है। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो शो करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि एक है I1 ऊपर की डायरेक्शन में है, एक में I2 ऐसी डायरेक्शन में, दोनों ऊपर की डायरेक्शन में। अब I2 की वजह से यहाँ पे लगने वाला फोर्स, तो आपको आपके पास ऐसे 2 पेन होनी चाहिए तो ही आपको समझ में आएगा, ताकि हम और आप आमने सामने बैठे हैं। तो आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट में I1 और I2 रखने हैं, I2 की डायरेक्शन में थंब लगाना है और बाजू वाली पेन को टच करवाना है, तो आप मेरा पॉइंट समझ पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे करंट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर फिंगर्स टच कर रहा हूँ, सो दैट इज कंसिडर्ड एज कमिंग आउटसाइड, यानी आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। तो वो जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ पे ऐसे दिखाया है। अब आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर है, तो आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर के लिए आप ऐसा सिंपल सा आइडिया सोच सकते हैं क्या? इसको x, इसको y, इसको z कह सकते हैं। अब इसको मैंने z कर दिया, दैट इज कमिंग आउटसाइड, तो कमिंग आउटसाइड यानी ये हो गया आपका k कैप। I1L, तो I1 कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ये वेक्टर साइन हटाकर मैं k लगा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, म्यू 0 I1 I2, और ये 2 की वजह से ना, इसलिए सर I2 लिखना जरूरी है, तो ये पता चलेगा B2 की वजह से है। तो म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। I1L की डायरेक्शन थी J कैप और ये है K कैप। ठीक है, ये था J, ये था K। J क्रॉस K क्या होता है? I. I यानी इसके कॉन्टेक्स्ट में X, तो किसके ऊपर फोर्स? तो के 1 वाले वायर के ऊपर फोर्स 2 की वजह से लगा। मतलब जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये F1 ये डायरेक्शन कहता है, तो उसका कंक्लूजन ये लगाना है आप लोगों को कि करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इफ करंट फ्लो इन द 2 पैरेलल वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा when they carry current in the same direction। तो ये जो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, तो F12 म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, और यहाँ पे आ जाएगा I कैप। मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा, म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। But the funda क्या बना? When we have a 2 current carrying parallel wires and the current in the same direction, they will attract each other. If current in opposite direction, then they will repel each other. तो वो भी तो पता चल जाएगा। तो चलो वो पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं अपने तरीके से पहले, कि फिर से मैं F12 निकालता हूँ। फिर से आइडिया क्या है? तो कि IL क्रॉस B वाला आइडिया लेना है। याद रखना है इधर 1 इधर 2। अब यहाँ पे I1L, तो क्या I1L तो उसी के जैसा है, तो I1L
जे कैप आ जाएगा ताकि ऊपर के डायरेक्शन में है, क्रॉस B2 यानी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, ताकि वो डिस्टेंस भी तो सेम है, आर ही है, करंट 2 की वजह से है। पर डायरेक्शन क्या आएगा, तो उसके लिए फिर से ऐसा आइडिया, I1 ऊपर I2 नीचे। जैसे I2 नीचे है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में थंब रखना पड़ेगा। फिर से आपको ऐसे साथ आपके साथ आपको करना चाहिए मेरे साथ। अगर ये नीचे जाएगा, इस डायरेक्शन में थंब लगाऊंगा तो फिंगर्स पहले ही टच कर लेगा, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज गोइंग इनसाइड। अब जैसे वो गोइंग इनसाइड आएगा तो आउट को अगर मैंने z कहा है तो इनको मैं क्या कहूंगा, तो कि माइनस z। सिंपल सी बात। तो ये हो गया माइनस k कैप। i क्रॉस जे अगर k होता, सॉरी j क्रॉस k अगर i होता है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या बताएगा, माइनस साइन, माइनस आई कैप। और माइनस आई कैप यानी देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो, अगर ये x है ये y है, तो ये माइनस x बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ये वायर और ये वायर हमने लिए, इसके ऊपर फोर्स फाइंड किया, तो वो वायर बाजू वाले वायर से दूर जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, F12 म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R माइनस आई कैप। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको आप कह सकते हो रिपल्सिव फोर्स। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, देन इट्स आल्सो सिंपल वन। देखो यहाँ पे आपके पास फोर्स तो था ही, ये एल डिनोमिनेटर में ले लो तो वो बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे भी आप ऐसा कह सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई होप इट्स क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट हो आप ले लीजिए, ताकि काफी सारे ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अच्छी तरह से जोड़ते हो, अच्छी तरह से लिखते हो, इधर 1 2 करते हो, इधर 1 और इधर 2 करते हो, तो आपको सही सही मायने में पता चल सकता है कि किसका डायरेक्शन कैसे आता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस क्वेश्चन में इसी तरीके से आप लिखिएगा। ऑफ कोर्स बाकी का जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है वो तो लिखना ही लिखना है, पर कैसा, तो क्या देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ लिखा है ना B1, तो आपको क्या लिखना चाहिए, B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई R। अगर कहीं पे वो फोर्स की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है F2, तो उसको सिर्फ F2 लिखने के बजाय क्या लिखना चाहिए, तो कि इधर तो I2 आया ना और ये I1 आया, तो ये F2 के बजाय क्या लिखना चाहिए आपको, F21 ऐसा लिखना चाहिए। when you are writing F21 तो I2 L क्रॉस B1। ओके, मतलब यहाँ से ही आइडिया लगाना है और इसी के जैसा आप लिख सकते हैं। आज की आज ट्राई करोगे तो जल्दी पता चलेगा, आज का कल करोगे तो वो मिस आउट हो जाएगा। सो आई इंसिस्ट यू हैव टू ट्राई ऑन द सेम डे। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलो अगर इतना क्लियर है तो आपका और काम आसान मैं कर देता हूँ। ये हो गया F2, तो देख लीजिए हो गया म्यू 0 I1 I2 L अपन 2 पाई R। फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल f कह दिया, तो वहां से आपने L हटा दिया। इसी तरह से आप ऐसा कह सकते हो F1, तो देखो इसको भी समझने का आप अपना एक तरीका लगा सकते हैं, लाइक दिस, कि जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया F1 इज इक्वल टू माइनस F2, बेटर आई कैन से F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2/1। इफ यू रिमेम्बर इट, हमने 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 के अंदर ऐसा काफी बार किया हुआ है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एम्पियर को डिफाइन करना, और वैसे कभी भी कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन करना बहुत सिंपल सा होता है। देखो कैसे, कि अगर मैं ऐसा कह दूं करंट में 1 एम्पियर ले लूं जिसको डिफाइन करना है, डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर ले दूं, तो एज पर द फॉर्मूला वैल्यू क्या बचेगा, तो म्यू 0/2 पाई। एज पर योर नॉलेज आपको पता ही होगा कि म्यू 0/4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे तो 2 पाई है तो एक 2 बचेगा, तो आप लिख दो F2 × 10⁻⁷। और उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो कि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो और ऐसे दो वायर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे हो, तो उस वायर में जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। दैट्स अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला था, बाकी सबका वैल्यू 1 1 ले लिया,
म्यू 0.2 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है तो वो रहता है 2 × 10⁻⁷. सो हियर द डेफिनेशन 1 ampere is that the value of a steady current on which flowing in each of the two parallel infinitely long wire and a negligible cross section placed in a vacuum at a distance 1 meter from each other produce a force 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. तो वहाँ पे जो करंट है वो कैसा रहेगा 1 एम्पियर. और ये आपका पुराना वाला डेफिनेशन, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं. I is equals to Q/T. I hope you remember it. चलो आफ्टर दिस अब ये जो क्वेश्चन है derive an expression for the torque acting on a current carrying a loop. ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही काम का क्वेश्चन माना जाता है, पर ये जो क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो आज का आपका जो होमवर्क है उसमें रहेगा ये 19, 18 और ये 17. ओके अभी आप 17 होमवर्क में लिखेंगे, ओके 18 भी लिखेंगे और 19 भी लिखेंगे. मतलब यहाँ से आप 3 क्वेश्चंस जो है वो तो लिखेंगे. अब पार्ट 2 से आज कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो बहुत ही बेसिक से बहुत ही सिंपल टाइप के भी क्वेश्चंस है. तो पार्ट 2 में से शायद ये कर सकते हैं, शायद ये नहीं कर सकते हैं. वैसे तो है सिंपल बट इट्स ओके. चलो वही हम ये अप्लाई कर देंगे, आपको बता देंगे. ओके तो लिखिए पार्ट 1 जो है होमवर्क में यहाँ पे बता देता हूँ. पार्ट 1 है उसमें से क्वेश्चन 17, 18, 19 और इसको हम लिखेंगे 1 टाइम. पार्ट 2 है उसमें से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देन 8 बहुत ही सिंपल सा था. काइनेटिक एनर्जी ये वाला कर सकते हैं. सो 10 एंड 11. ओके 3 क्वेश्चन इसमें से दे देते हैं, 8, 10 एंड 11 और ये न्यूमेरिकल से उसको आप 2 बार लिखेंगे. ठीक है तो ये आपका होमवर्क रहेगा. तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं. ठीक है